सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। एंड आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं गेस्ट पेपर नंबर आपका 3 है ये। ठीक है, इससे पहले मैंने 2 गेस्ट पेपर आपको ऑलरेडी करा दी हैं और ये हमारी सीरीज का एंड गेस्ट पेपर होने वाला है। ठीक है, लास्ट गेस्ट पेपर मैं ये करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, और क्या क्या 10 दिन की स्ट्रेटजी होने वाली है वो भी मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए, देन इस वीडियो पे आके आप इस पूरे पेपर को सॉल्व कीजिए एंड आप बताइए मुझे कि उस जो मैंने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं उसमें से कितने टॉपिक इस पेपर में रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना ये वीडियो। बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, अगर आप अभी तक तैयार कर लिए होंगे अपना जो भी पेपर होने वाला है, तो आप अगर तैयारी होगी आपकी पूरी तो आपको पेपर करने में बहुत मज़ा आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में क्या होता है, 17 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और 17 के 17 कंपलसरी होते हैं। मीन्स इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होता कि आप एक छोड़ दो, 2 छोड़ दो, 17 के 17 आपको करने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज एन इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर है वो, अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन वर्ल्ड। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर है। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को। ठीक है, जैसे सॉइल क्या है, एक ज्योग्राफिकल फैक्टर है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सॉइल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी ज्योग्राफिकल फैक्टर है। अनरेस्ट सोशल फैक्टर है कि लोग इधर उधर घूम रहे हैं। ठीक है, अनरेस्ट पीपल हैं। ठीक है, और अगर मैं अर्बनाइजेशन की बात करूं तो ये है एक इकोनॉमिकल फैक्टर जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को। जहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन होगी, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन होगी वहाँ पे लोग ज़्यादा जाना प्रेफर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, विच अप्रोच ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वॉज प्रपोज्ड बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सा जो अप्रोच है ह्यूमन डेवलपमेंट का वो प्रपोज किया था। ये क्वेश्चन सीबीएसई हर बार पूछती है घुमा फिरा के। तो बेसिक नीड अप्रोच है। ठीक है, बेसिक नीड अप्रोच जैसे इंसानों का जो ह्यूमन डेवलपमेंट अगर मेज़र करना है तो हमको बेसिक फैसिलिटीज़ पे वो मेज़र करना चाहिए। जैसे एक अच्छी हेल्थ केयर होना चाहिए, अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, सैनिटाइजेशन होना चाहिए, वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ये सब चीज़ों पे। ठीक है, इनकम जो अप्रोच है वो सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है, ओल्डेस्ट है। ठीक है, कैपेबिलिटी अप्रोच जो अमर्त्य सेन जो थे, जो महबूब उल हक के फ्रेंड थे, जिन्होंने महबूब उल हक ने जो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया था, उनके जो फ्रेंड थे, इन्होंने ये अप्रोच बताया था कैपेबिलिटी अप्रोच, जिसमें ये बात करते हैं कि हमें ह्यूमन को यानी जो पीपल हैं उनको भी इतना कैपेबल बना देना चाहिए कि वो जो एक अच्छा वो मीन्स हेल्थ है और अच्छा एजुकेशन है उसको ऑलरेडी उनके पास कैपेबिलिटी हो कि वो ऑलरेडी वो ले पाएँ। ठीक है, तो इसकी बात अमर्त्य सेन ने की थी अपने इसमें। ठीक है, 2 बिग डन। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली प्लानिंग आर चूज एंड करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। फैमिली प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। ठीक है, करेक्ट कौन सा है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग क्या होती है, आप कैसे जो पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है उसको हाउस होल्ड लेवल पे कैसे कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कंट्रोल, हम बर्थ रेट को कंट्रोल करते हैं, सही बात है। स्पेसिंग द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, जैसे एक बच्चा पैदा हुआ तो कम से कम 1 साल से 2 साल का गैप लेके दूसरा बच्चा पैदा होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए दोनों बच्चों के बीच में, ये भी होता है। ठीक है, तीसरा इंप्रूविंग वुमेन हेल्थ, ये भी होना चाहिए। ठीक है, चौथा रिड्यूसिंग द डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन। ये फैमिली प्लानिंग का डायरेक्ट कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3, तो ऑप्शन 1, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ट्रक फार्मिंग क्या होती है। ठीक है, ट्रक फार्मिंग किससे रिलेटेड होती है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ट्रक फार्मिंग क्या होती है, जो अर्बन सेंटर्स होते हैं ना, जो अर्बन सेंटर्स होते हैं उनके साइड में ना, उनसे बहुत नज़दीक में जो फार्मर्स होते हैं वो वेजिटेबल प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, वेजिटेबल प्रोडक्शन करते हैं और रात में ही ना ट्रक से वो अर्बन सेंटर के मार्केट में पहुंच जाते हैं, रात भर में ही वो ट्रक अर्बन सेंटर में पहुंच जाता है। ठीक है, अपने वेजिटेबल को बेचने के लिए, तो इसीलिए हम इसको ट्रक फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये भी करेक्ट हो गया। ठीक है, ये भी सही हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रीजन ऑफ कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग। ठीक है,
कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे की जाती है? तो कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग जो है वो सबसे ज़्यादा नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में की जाती है, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप पहले नंबर पे आता है, फिर दूसरे नंबर पे कनाडा रीजन आता है, एंड तीसरे नंबर पे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया रीजन आता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? अगर मैं छठे क्वेश्चन की बात करूँ तो फोडर क्रॉप्स आर एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। फोडर क्रॉप सब कौन से एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं? तो मैंने बताया था फोडर क्रॉप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मिक्स्ड फार्मिंग के लिए, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है? मिक्स्ड फार्मिंग में हम एक साथ 2 क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, प्लस उसमें हम फोडर भी लगा देते हैं, ठीक है। फोडर भी यूज़ करते हैं। फोडर का मतलब जो चारा होता है गाय भैंसों का। और मैंने ये भी बताया था कि मिक्स्ड फार्मिंग में ही हम एनिमल हस्बेंड्री पे भी ज़्यादा काम करते हैं। तो मिक्स फार्मिंग इसीलिए बोला जाता है कि उसमें आप सब काम कर रहे हो। जैसे 2 तरह के आप वो भी लगा रहे हो, एग्रीकल्चर भी कर रहे हो 2 उनका, ठीक है, 2 फसलों का, एंड साथ में आप फोडर भी ग्रो कर रहे हो, एंड आप साथ में ही एनिमल हस्बेंड्री भी कर रहे हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसमें से पूछा है सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो इंडेक्स होता है उसमें सबसे हाईएस्ट रैंक कौन सी कंट्री है, ठीक है। तो उसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कहीं 2 लिखे हैं, कहीं 1 लिखा है। आपके बुक में स्वीडन दिया हुआ है तो स्वीडन पे आप टिक करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। विद द डिजिटलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेलीकम्युनिकेशन स्लोली मर्ज विथ कंप्यूटर, ठीक है। ये आपका पहला स्टेटमेंट बता रहा है कि जैसे इंफॉर्मेशन का डिजिटलाइजेशन होने लगा ना, जो टेलीकम्युनिकेशन है वो कंप्यूटर के साथ मर्ज होने लगा, ठीक है। अब स्टेटमेंट 2 है। स्टेटमेंट 2 इसी में बोला इट रिजल्टेड इन इंटीग्रेटेड नेटवर्क टर्म्ड एज इंटरनेट, ठीक है। ये भी बोथ ऑप्शन करेक्ट हैं। और जो स्टेटमेंट 1 है वो स्टेटमेंट 2 को जस्टिफाई भी कर रहा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पुश फैक्टर ऑफ माइग्रेशन। पुश फैक्टर, जैसा कि आपको पता होगा, माइग्रेशन के लिए 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला पुश होता है, ठीक है, पुश फैक्टर, एंड दूसरा होता है पुल फैक्टर, ठीक है, पुल फैक्टर। पुश फैक्टर क्या होता है? जिस एरिया में आप रहते हो ना वहाँ की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है, वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत गंदा है, वहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो क्या बोलता है, वो जो एरिया होता है वो आपको पुश करता है कि आप यहाँ से चले जाओ। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? पुश फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। और पुल फैक्टर क्या होता है? पुल फैक्टर फॉर एग्जाम्पल आप रहते हो इंडिया में किसी गाँव में, ठीक है, बट आप यूरोप के बारे में देखते हो, यूरोप का इन्वायरमेंट देखते हो, वहाँ का फैसिलिटी देखते हो, तो वो आपको पुल करता है, अपनी तरफ खींचता है कि तुम वहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आ जाओ। तो उसी को हम बोलते हैं पुल फैक्टर। तो यही दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं माइग्रेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन में से कौन सा पुश फैक्टर है, यानी कौन सा आपको धक्का दे रहा है कि आप यहाँ से चले जाओ, वो आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही देखोगे आप, तो ए करेक्ट हो जाएगा। नेचुरल डिजास्टर, मतलब आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं, बहुत ज़्यादा सुनामी आती है, बाढ़ आती है, तो वो ऑलरेडी वो एरिया आपको बोलेगा कि यहाँ से चले जाओ, पुश फैक्टर है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूँ तो बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है। हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किसका था? 2001 से लेके 2011 तक, ठीक है, के बीच में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोथ रेट था मेघालय का, ठीक है। मेघालय MEGHALAY मेघालय नंबर 1 पे था। फिर दूसरे नंबर पे था मिज़ोरम, ठीक है, मिज़ोरम MIZORAM मिज़ोरम। तो मेघालय इसमें ऑप्शन में है नहीं, मिज़ोरम है, तो मिज़ोरम पे आप टिक करोगे, ठीक है। और तीसरा जो था एक था नागालैंड, ठीक है, नागालैंड, इसका निगेटिव ग्रोथ रेट था, ठीक है, निगेटिव ग्रोथ रेट था इसका। ये 3 चीज़ आपको याद हो जानी चाहिए। अगर मैं 11 की बात करूं तो इसमें से बोला है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, उसको सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है वो सबसे आगे, एंड देन स्लोली आप सबसे मिनिमम जो बोली जाती है उसको आपको जाना है, मैक्सिमम टू मिनिमम जाना है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी ज़्यादा लैंग्वेज जो बोली जाती है, सबसे पहले पे इंडो यूरोपियन बोली जाती है, दूसरे पे द्रविडियन, तीसरे पे ऑस्ट्रिक, एंड चौथे पे सीनो तिब्बतन लैंग्वेज, ठीक है। इंडो यूरोपियन का लैंग्वेज का मतलब जो आज हम मॉडर्न लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे हिंदी हो गई,
भोजपुरी हो गई, पंजाबी हो गई। मेनली जो नॉर्दर्न बेल्ट में यानी नॉर्दर्न इंडिया में बोली जाती है लैंग्वेज, वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज होती हैं, क्योंकि जो ये सब जो लैंग्वेज है ना, वो माना जाता है कि जो आर्यंस यानी जो बाहर से लोग हमारे यहाँ पे आए थे बहुत सेंचुरीज पहले, वो लोग ले आए थे, ठीक है। तो इनको हम इंडो यूरोपियन बोलते हैं। और द्रविडियन लैंग्वेज क्या होती है, जो साउथ की लैंग्वेजेस हैं, जैसे तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ा हो गया, ठीक है। तो ये दूसरे नंबर पे आती हैं। आस्ट्रिक लैंग्वेज तीसरे पे आती है, और चौथे पे आती है सिनो तिब्बत। सिनो तिब्बत का मतलब होता है जो हिमालयन रीजन में लैंग्वेज बोली जाती है, उनको हम सिनो तिब्बत बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंडो यूरोपियन, देन द्रविडियन, देन ऑस्ट्रिक एंड देन सिनो तिब्बत, ठीक है। 11 भी डन। 12 की अगर मैं बात करूं तो इसमें से पूछा है कि विच रीड द गिवन रिसोर्सेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू कम्युनिटी रिसोर्स। इसमें से कौन सा ऑप्शन कम्युनिटी रिसोर्स का है। तो मैं ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना बहुत ट्रिकी होती हैं। मैंने पैस्चर लैंड आपको पढ़ाया था, गांव के ऐसे एरिया, गांव का ऐसा हिस्सा जो किसी का नहीं होता, वहाँ पे बस सिर्फ चारा होता है, यानी फिर जो मीन्स जो घास वास होती है, वहाँ पे गाय भैंसे आके चरती हैं, लेकिन वो किसी का होता नहीं है, वो गांव का एरिया, गांव का होता है, जो गांव की ज़मीन होती है, सरकार की ज़मीन होती है, पैस्चर लैंड, ठीक है। तो इसमें से एक ऑप्शन तो करेक्ट होगा, कम्युनिटी रिसोर्स है पैस्चर लैंड। तो ऑप्शन 4 देख लो इसमें से कौन कौन से पास है, ठीक है। तो बी और ए गलत हो गया एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। ऑप्शन सी देखोगे आप तो इसमें दोनों में है। अगर मैं बात करूँ तो इसमें 3 विलेज रेसिडेंशियल लैंड, मतलब किसी का घर है वो भी कम्युनिटी रिसोर्स होगा क्या, नहीं। तो ऑप्शन 3 भी गलत हो जाएगा। तो बच्चा कौन सा, ऑप्शन डी, यानी 1 एंड 4, यानी जो पैस्चर लैंड है और जो विलेज के वाटर बॉडीज होती हैं, जो तालाब होते हैं गांव में, वो भी किसी के नहीं होते। अगर किसी ने बनवाए हैं तो वो अलग बात है, लेकिन जो नॉर्मली होते हैं वो किसी के नहीं होते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूँ, द पोर्ट डिजाइन टू रिसीव पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड फर्टिलाइजर इज। ऐसा कौन सा पोर्ट है जो प्रॉपरली या मेनली डिज़ाइन किया गया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट को रिसीव करने के लिए, ठीक है। तो कांदला पोर्ट है। कांदला पोर्ट कहाँ पे है आप मुझे बताओगे यहाँ पे वहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाके, क्योंकि मैंने मैप के क्वेश्चन बहुत अच्छे से करा रखे हैं। 2 वीडियो मैंने बनाई है, दोनों वीडियो अलग अलग, ठीक है। दोनों वीडियो मैंने अलग अलग बनाई हैं। बुक 1 की अलग, बुक 2 की अलग, 15-15 मिनट की वीडियो है। आप जाके देखो, आधे घंटे में आपके 10 नंबर कंफर्म हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको कॉलम 1 में रेलवे जोन्स दिया हुआ है, कॉलम 2 में आपका हेडक्वार्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे दो पता होने चाहिए, 2 से आपके आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे मुझे नॉर्दर्न सेंट्रल का पता है, नॉर्दर्न जो सेंट्रल रेलवेज़ है, ठीक है, नॉर्दर्न रेलवेज़ उसका मुझे पता है, ठीक है। जैसे नॉर्दर्न रेलवेज़ का क्या होता है, नॉर्दर्न रेलवेज़ का होता है इलाहाबाद, ठीक है। तो ऑप्शन 1 का 2 कौन सा है, 1 का 2, मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गलत हो गया एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। ऑप्शन ए और बी बचा है, ठीक है। तो और अगर मुझे 1-2 पता होगा तो मैं आराम से कर लूँगा, ठीक है। अगर मैं साउथ की बात करूं तो हाजीपुर और जबलपुर तो साउथ में है नहीं, ठीक है। तो अगर मैं साउथ की बात करूं तो साउथ का जो सिकंदराबाद जो है ये साउथ का होगा, ठीक है, मेरे हिसाब से। अब देखते हैं ये ऑप्शन में है या नहीं। 1 का 2 तो एक ही है, तो ऑप्शन यहीं पे मारो ना, देख लेना, चौथे का पहला, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिर्फ आपको 1-2 ही पता होगा, आपको देखो तुक्का मारने का भी एक तरीका होता है, आपको 1 तो कम से कम पता होना चाहिए। तो मैंने एक मेरे को पता था और दूसरा मैंने हाजीपुर और जबलपुर ये दोनों साउथ में है नहीं, तो इसलिए मैंने ये एलिमिनेट कर दिया कि ईस्टर्न रेल साउथ का ये होंगे नहीं, तो साउथ का मैंने यहाँ पे सिकंदराबाद मार दिया। तो सिंपल से यहाँ पे क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, ठीक है। ये देखो ये आ जाता है एक क्वेश्चन नंबर 15, वेट ये तो हाईलाइटर है, 1 मिनट, देखो ये क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17 ये है एक क्या बोलते हैं वो पैसेज का क्वेश्चन है। पैसेज के क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व कराऊंगा क्योंकि इसमें आपका बहुत टाइम लग जाता है। पैसेज पहले पढ़ो फिर उसको सॉल्व करो। पैसेज का जो भी क्वेश्चन आता है बहुत ईजी होता है, आपको पैसेज में ही उसके आंसर मिल जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप पढ़ोगे, पहले का क्वेश्चन आपका पहले पैसेज से मिलेगा, पहले पैराग्राफ से मिलेगा, फिर जो दूसरा क्वेश्चन होगा आपका बीच से मिलेगा, और जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो सबसे एंड में मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप करके इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने बता दूँ, व्हाट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ रेमिटेंस। रेमिटेंस का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अब मैंने ये पहले पैराग्राफ पढ़ लिया, यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, ही रेमिट्स 20,000 पर ईयर टू हिज फादर इन नेटिव विलेज, ठीक है। वो जो था ये एक जो पैसेज है वो माइग्रेशन के ऊपर है कि कैसे वो एक जो आदमी था वो माइग्रेट करके कहीं दूसरी जगह पे कमाने के लिए गया था, और हर
साल में 20,000 रुपये अपने घर पे भेजता था, और जो कमाने वाला गया था वो माइग्रेंट जो था वो 20,000 जो रुपये भेजता था घर पे, उसी को रेमिट्स कहा जाता था। ठीक है, रेमिट्स। ठीक है, तो इसमें से मनी सेंड बाय माइग्रेंट, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का पहले पैसेज में मिल गया हमें ऑप्शन। तो इसी तरह आप इसको ईजिली, बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं सेक्शन बी की बात करूँ, सेक्शन बी पे आ गए हैं। यहाँ से अब डिस्क्रिप्टिव आंसर स्टार्ट होता है, CRIPTIV, डिस्क्रिप्टिव आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है, लिखने वाला। ठीक है, जैसे यहाँ पे पूछा है एक्सप्लेन द मेन डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी। यहाँ पे पैसेज मुझे नहीं पढ़ा, मैंने पैसेज नहीं पढ़ा है, मुझे कोई आइडिया नहीं है पैसेज का क्या है। आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, कोई भी पैसेज हो पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है। क्वेश्चन से आपको ना एक आइडिया हो जाता है कि पैसेज किस बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो पैसेज पढ़ने से पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है एक्सप्लेन द मेन डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी एंड टर्जरी एक्टिविटी। मेन डिफरेंस क्या है? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में हम मैन्युफैक्चर करते हैं कुछ। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग होता है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ के जो रिसोर्स होते हैं उनको मॉडिफाई करके उसको और वैल्यूएबल बना देते हैं। ठीक है, टर्जरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है? टर्जरी एक्टिविटीज़ में होता है हम सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, किसी को सर्विस देते हैं। ठीक है, ये मेनली डिफरेंट हो गया। आपको 1 नंबर का था तो आपको दोनों को बस डिफाइन करना था, सिंपल सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ, हाउ हैव टर्जरी एक्टिविटी रिलेटेड टू बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। टर्जरी एक्टिविटीज़ को हम कैसे बोलते हैं कि वो प्रोडक्शन भी करता है एंड एक्सचेंज भी होता है उसमें। तो मैं ये बहुत अच्छे से समझा देता हूँ आपको। जैसे देखो, टर्जरी एक्टिविटीज़ में क्या करते हैं हम? टर्जरी एक्टिविटीज़ में सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट है, आप बस चलाते हो। ठीक है, बस चलाते हो तो आप किसी को सर्विस दे रहे हो अपनी। ठीक है, तो किसका प्रोडक्शन हो रहा है? सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है, बट आप सर्विस के बदले में कुछ एक्सचेंज में उससे पैसे ले रहे हो। ठीक है, रुपीज़ ले रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सचेंज भी तो हो रहा है, दोनों चीज़ एक जगह पे होती हैं, इसीलिए हम टर्जरी एक्टिविटीज़ को बोलते हैं वो रिलेटेड है प्रोडक्शन और एक्सचेंज दोनों से। ठीक है, समझ में आ गई बात? मेंशन एनी 2 टर्जरी एक्टिविटीज़ 2 बतानी थी आपको। जैसे आप भर दोगे यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट हो गया और एक टूरिज्म हो गया, जो भी सर्विस एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो भी आपको लिखना होगा जिसमें सर्विस दी जाती है। ठीक है, ये आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, 19वां एक डेटा है आपके यहाँ पे जो अर्बनाइजेशन को दिखाता है कि किस ईयर में कितने ज़्यादा टाउन्स थे, कितने ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन था। ठीक है, ये सब इसमें दिखाता है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ईयर वो द डेसिनल ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इज़ द हाईएस्ट। ठीक है, डेसिनल ग्रोथ सबसे ज़्यादा किस टाइम पे थी? तो डेसिनल ग्रोथ का हम कॉलम देखते हैं, एंड वाला कॉलम है, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है? 46। ठीक है, तो 1981 में सबसे ज़्यादा डेसिनल ग्रोथ थी पॉपुलेशन की 1981 में। ठीक है, हाउ मच वॉज द टोटल अर्बन पॉपुलेशन इन 2001। 2001 में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, 2001 में सब जो टोटल अर्बन पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? ये क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा। तो 2001 में, मतलब 2001 का ये है, तो ये देखो ये वाला, तो ये ऑप्शन आराम से यहाँ पे लिख सकते हो 285355। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाउ मच वॉज द टोटल ग्रोथ ऑफ नंबर ऑफ टाउन्स बिटवीन 1901, मतलब 1901 से लेके 1911 तक कितने नंबर ऑफ टाउन्स का ग्रोथ हुआ है? मतलब 1901 में 1827 टाउन थे, और वही अगर 2011 में देखोगे आप तो 6171 टाउन्स हैं। तो कितनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है? तो ये पता करने के लिए हमें क्या करना होगा? 2011 में जितने टाउन्स थे उनमें से इनको हम घटा देंगे 2001 वालों को, 1901 वालों को, तो हमें आसानी से मिल जाएगा। तो ये आपको आएगा 4 3 4 4 में भी, ये अप्रॉक्स है। इसके अगल बगल मैं मैथ का स्टूडेंट नहीं हूँ तो ये थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट हाँ अप्रॉक्स है, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, 1 2 4 आगे पीछे होगा। ठीक है, तो ये आप आराम से ले सकते हो। सिंपली आपको 2011 में जितने टाउन्स थे उनमें से 1901 में जितने टाउन थे उनको घटा देना था। ठीक है, तो मैथ यहाँ पर भी पीछा नहीं छोड़ रही भाई। ठीक है, यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं सेक्शन सी, यानी जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 3 नंबर के। ठीक है, तो 20 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हम पढ़ेंगे। ठीक है, ह्यूमन बीइंग वेयर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी आफ्टर दे डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ लॉ। ठीक है, इस स्टेटमेंट को आपको इवेल्युएट करना है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर क्या होता है? देखो, जब नेचर, इसी को हम पॉसिबलिज्म भी बोलते हैं, आपको याद होगा। ठीक है, पॉसिबलिज्म। ठीक है, $IBLISM, पॉसिबलिज्म भी इसी को हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रहे। इसमें क्या होता है?
जैसे पहले क्या होता था, बहुत एंशिएंट टाइम में जो नेचर होता था ना, वो हमारे एक्शन को डिटरमाइन करता था कि हम क्या वो कैसे करेंगे, हम कैसे कपड़ा पहनेंगे, अगर बाढ़ आ जाएगी तो हमें वो छोड़ के जाना पड़ेगा। फिर टाइम, विद द पासेज ऑफ टाइम वी अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ नेचर। जैसे बाढ़ आएगी तो हमें बाढ़ को कैसे कंट्रोल करना है, हमें डैम बना देना चाहिए, हमें अगर हम चिड़िया कोई उड़ रही है तो कैसे उड़ रही है, उस लॉ को हमने अंडरस्टैंड किया, उस लॉ को हमने समझा कि एरोडायनेमिक्स का लॉ क्या है। उसके बाद हमने सीखा कि प्लेन कैसे बनाएंगे और किस पोजीशन में बनाएंगे, किस उसका कौन सा एंगल होगा, उसको हमने सब समझा। उसके बाद हमने प्लेन बनाया, ठीक है। तो हमने ऐसे ऐसे करके नेचरलाइजेशन कर दिया, ह्यूमनाइजेशन कर दिया नेचर का, ठीक है। नेचर को हमने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया। तो इसी को आपको यहाँ पे थोड़ा सा पॉसिबिलिज्म को समझा देना था, ठीक है। और मैं 21 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 21, एक मिनट रुक जाओ। अगर मैं 21 की बात करूं, वाई द फेज थर्ड, मतलब 1951 से 1981 यानी 1951 से 1981 के फेज को हम क्यों पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं, ठीक है। इसके आपको 3 रीजन्स बताने थे, ठीक है। तो मैं बताइए, जैसे ये इसके पहले जो था 1901 से 1921 तक, इसको हम स्टेशनरी फेज बोलते हैं। स्टेशनरी फेज इसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं, ठीक है। 21 से 51 तक, ठीक है, सॉरी एक मिनट, 1921 से 51 तक, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। 1951 इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है, इसको हम ये बोलते हैं। उसके बाद 1981 की बात तो आपको अभी तक जो चल रहा है उसका तो कोई वही नहीं है, ठीक है, अभी भी वही है। इसके रीज़न क्या क्या थे कि फेज़ 3 में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ की थी। इसके रीज़न अगर मैं बताऊं आपको तो इसके बहुत सारे रीज़न थे, जिसमें से अगर मैं आपके बुक के हिसाब से मैं बताऊं तो जैसे हेल्थ कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हुई थी, जो हॉस्पिटैलिटी बोल रहा हूँ, मतलब जो हेल्थ केयर का जो सिस्टम था हमारा, उसमें इम्प्रूवमेंट हुई थी, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट डाउन हुई थी, ठीक है, मरने वालों की संख्या कम हुई, तो पैदा होने वाली की संख्या ऑटोमेटिकली बढ़ने लगी, ठीक है। तो ऑप्शन पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अगर मैं पॉइंट नंबर 2 बताऊं तो जो फर्टिलिटी उसके पहले जो धीरे चल रही थी, यानी स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ था, वो इस टाइम पे बहुत जल्दी, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ फर्टिलिटी रेट में, जिसकी वजह से ज़्यादा बच्चे पैदा होने लगे, ठीक है। और मैं पॉइंट 3 की बात करूँ तो जो डेवलपमेंट था ना, इसी टाइम पे आप देखोगे 1947 में हमारा देश भी आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो इसके बाद ना हमारा जो भी डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम था वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट होने लगा, ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ इम्प्लीमेंट होने लगा, घर घर डेवलपमेंट पहुंचने लगा। उसकी वजह से सबको ऐसा कोई नहीं था कि जो भूखे मर रहा हो, सबके पास अच्छे खासे पैसे आने लगे थे, तो अच्छा कंडीशन में देश हो रहा था। तो उस टाइम पे ये पॉपुलेशन ग्रोथ का तीसरा रीज़न बना। अगर मैं चौथा रीज़न बताऊं तो ये टाइम आप देखोगे 1951 से 1981 तक का, इसी टाइम पे हमारा पार्टीशन हुआ था 1947 में, ठीक है, 47 में। तो बहुत ज़्यादा माइग्रेंट, यानी पाकिस्तान से माइग्रेंट इंडिया में आए थे, ठीक है। और इसी टाइम पे आप देखोगे 1971 में हमारा वॉर भी हुआ था बांग्लादेश यानी पाकिस्तान के साथ, जब हमने बांग्लादेश को अलग किया था। तो इसी टाइम पे इधर से भी माइग्रेंट हमारे कंट्रीज़ में आए थे, ठीक है। तो माइग्रेंट का आना दूसरे देशों से, ये भी एक बड़ा रीज़न था इस टाइम पे, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी, ठीक है। और मैं 22 की बात करूं, इसमें आपको नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऑब्जेक्टिव बताने थे, ठीक है। इसमें जैसे नेशनल मिशन फॉर NMSA के थ्रू हम क्या करते हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिस को वो करते हैं, ठीक है, प्रमोट करते हैं। दूसरा, एडॉप्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज, जैसे अगर हमारा आप देख रहे हो कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो हम अपने फूड्स को, जो अपने जो क्रॉप्स हैं उनको ऐसी तरीके से अगर उगाएं, ऐसी तरीके से हम उगाएं जिससे वो जो अडेप्ट कर लें क्लाइमेट चेंज के जो कंडीशन है, ठीक है। ऐसा दूसरा ऑप्शन हो गया इसका। और मैं तीसरा बात करूं तो जैसे इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, जो हम अभी भी सीड्स यूज़ करते हैं ना,
वो प्रोडक्टिव नहीं है, मतलब एक सीड से बहुत कम निकलता है, ठीक है। तो हम प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए उसमें अलग अलग टाइम पे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा, लाइवलीहुड सिक्योरिटी, जैसे कोई अगर एक किसान का परिवार है, वो अगर खेती कर रहा है, तो हम इतना तो सिक्योर कर सकते हैं इस मिशन के थ्रू। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि उस किसान को उतना जितना वो उसमें लगा रहा है किसानी में, उससे ज़्यादा उसका प्रॉफिट निकल रहा है, ठीक है, मतलब उसके खाने पीने भर का हो जाए। तो ये इसका तीसरा और मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसमें और अगर आप लिखना चाहो तो वाटर मैनेजमेंट कर सकते हो, सॉइल के हेल्थ को मैनेज करती है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। और मैं 23 की बात करूँ तो ये मिनरल्स एंड मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स वाला चैप्टर है, उससे ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको जो साउथ वेस्टर्न प्लेटू रीजन है, इसमें कैसे मिनरल्स पाए जाते हैं, इसको आपको बताना था, ठीक है। तो इसमें आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ये 3 लाइन में आप क्वेश्चन खत्म कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो फेरस मेटल जो होते हैं, फेरस रिच मेटल्स, जैसे बक्साइट हो गया, ठीक है। आयरन बहुत ज़्यादा, आयरन ओर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लाइमस्टोन है, मैंगनीज है, ठीक है। कोल के डिपॉजिट्स यहाँ पे अच्छे खासे हैं, ठीक है। लेकिन जो डाइवर्सिफाइड जो मेटल्स होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके के जो मेटल्स होते हैं या मिनरल्स होते हैं, वो यहाँ पे नहीं मिलते, ठीक है। 3-4 तरीके के ही मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं। ये मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप जाके हमारे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। और मैं 24 की बात करूँ तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, 1 मिनट रुको। देखो, इसमें से पूछा है कि 5 फैक्टर दैट अफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसमें जैसे आप एसेस टू मार्केट, ठीक है, एसेस टू रॉ मटेरियल, एसेस टू लेबर सप्लाई, एसेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी, एसेस टू ट्रांसपोर्टेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, लिंक बिटवीन इंडस्ट्रीज, ये सब आपको बहुत ज़्यादा लिख सकते हो भाई। 5 क्या, इसमें 7-8 पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आप इजीली कर सकते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन इस जो मैंने बताया, एसेस टू मार्केट, एसेस टू रॉ मटेरियल, इसमें आप 2-2, 3-3 लाइन भी बढ़ा के लिख दोगे ना, मतलब 2 लाइन में एसेस टू मार्केट को एक्सप्लेन कर दिया, 2 लाइन में एसेस टू रॉ मटेरियल, तो आपका 1 से 2 पेज तो इसी में भर जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, ठीक है। इसमें जैसे हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं इंडस्ट्रीज़ का रॉ मटेरियल के बेसिस पे, इसको आपको समझाना था। जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गई, मिनरल बेस्ड हो गई, केमिकल बेस्ड हो गई, फॉरेस्ट बेस्ड हो गई, एनिमल बेस्ड हो गई। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली आपको सॉल्व कर लेना चाहिए था, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 25 की बात करूँ, इसमें से पाइपलाइन के आपको क्या बोलते हैं, पाइपलाइन के यूजेस बताने थे कि क्यों हम पाइपलाइन को यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो जैसे अगर हम पाइपलाइन यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, हाईली इफेक्टिव है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव है, हमने एक बार पाइपलाइन डाल दी तो वो मतलब कई सालों तक उसको किसी चीज़ की रिपेयर की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अगर हम कोई लिक्विड या कोई गैस ट्रांसपोर्ट करते हैं रोड के थ्रू या फिर रेलवेज़ के थ्रू, तो उससे हमें उसका रोड का हमें अलग से मेंटेनेंस करना पड़ता है, गाड़ी ख़राब हो जाए तो उसका अलग से मेंटेनेंस करना पड़ता है, पेट्रोल का खर्चा अलग से देना पड़ता है। तो वो सब जितना चीज़ें हैं ना, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है वो सब। और पाइपलाइन जो है कॉस्ट इफेक्टिव है, हमने एक बार डाल दी तो हमें 2-4 साल तो भूल जाओ कि वहाँ पे कुछ होगा, 2-4 साल बाद हमें एक बार बस देख लेना होता है कि वहाँ पे कुछ खराब है या नहीं, ठीक है। तो कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। अगर मैं तीसरा बात करूँ इसका, तो रिलायबिलिटी है। रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि वो बहुत मिनिमल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्रिएट करती है। जैसे आपने एक बार डाल दी वो पाइपलाइन को, ठीक है, तो अगर ठीक है तो उसमें से ना कोई कार्बन एमिशन होने वाला है, कोई कार्बन गैस निकलने वाली नहीं है, कोई इन्वायरमेंटल उसका इम्पैक्ट होने वाला नहीं है, पॉल्यूशन वो फैलाती नहीं है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे रिलायबल होती हैं, ठीक है। और अगर इसमें बताऊँ तो अगर मैं चौथा पॉइंट बताऊँ तो एक्सेसिबिलिटी टू रिमोट एरिया, जैसे पहाड़ों पे भी हम पाइपलाइन आराम से इजीली डाल सकते हैं। जितना दिक्कत हमें रोड बनाने में होता है उससे बहुत कम दिक्कत होगी अगर हम पाइपलाइन के थ्रू अपने ट्रांसपोर्टेशन को करें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप आराम से यहाँ पे 5-6 पॉइंट में आप आराम से समझा सकते थे, ठीक है। और मैं बोलूँगा कि क्वेश्चन आप हमेशा कोशिश करना कि पॉइंट वाइज लिखो, क्योंकि मैंने अपने ज्योग्राफी में क्या किया था, कई क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने पैराग्राफ में मतलब 1.5 से 2 पेज में पैराग्राफ में लिखा था, फिर भी मेरे ज़्यादा नंबर नहीं कटे थे। बट हाँ, मुझे लगा कि उसका थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट हमारे रिजल्ट पे आया है। तो मैं आपसे हमेशा ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमेशा पॉइंट वाइज ही लिखना स्टार्ट करें, वो करें, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 26 देखता हूँ।
26 आपको इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बताना है कि इंटरनेशनल ट्रेड है क्या, इसको डिफाइन करना है, ठीक है। और टू टाइप के इंटरनेशनल ट्रेड्स भी आपको बताने थे, ठीक है। तो ट्रेड का होता है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, जब भी हम दो देशों के बीच में एक्सचेंज होता है गुड्स का, उसी को हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। इसमें इंपोर्ट इन्वॉल्व होता है, एक्सपोर्ट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अगर मैं दो टाइप ऑफ ट्रेड्स की बात करूं तो उसमें बायलैटरल ट्रेड, जब दो देश एक साथ ट्रेड करते हैं उसको हम बायलैटरल ट्रेड बोलते हैं। अब जब कई देश एक साथ में ट्रेड करने लगते हैं तो उसी को हम मल्टीलैटरल ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात। और मैं 27 की बात करूं तो इसमें बताया गया कि जो इंदिरा गांधी कैनाल था, जो नहर थी, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। अब इसको आपको वो बताना है, ठीक है। तो इसमें आप जैसे लिख सकते थे, जैसे जो इंदिरा गांधी कैनाल थी ये बहुत इफ़ेक्टिव है, जो राजस्थान का जो एरिड रीजन है, यानी जहाँ पे बारिश कम होती है, उस एरिया में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इरिगेशन के लिए, ठीक है। इरिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ठीक है। दूसरा, इसी की वजह से, अच्छे इरिगेशन की वजह से हम क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन, ठीक है। क्योंकि अगर वहाँ पे पानी होता नहीं है, एक सीज़न में पानी रहता है तो उस टाइम पे हम एग्रीकल्चर कर लेते थे, फिर दूसरे सीज़न में हमें शांत रहना पड़ता है, तो क्रॉप रोटेशन इसकी वजह से बहुत अच्छे से हो जाती है, ठीक है। तीसरा अगर मैं बात बताऊँ, इसी वजह से सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स इसी वजह से लिए गए हैं, ठीक है। चौथा, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इसकी वजह से बड़ी है, क्योंकि जो यहाँ के जो किसान हैं वो, उनके पास पैसा आया है तो वो साथ में अपना हक जो इन्वॉल्व करना चाहते हैं, वो उस नहर को या फिर जो भी उस नहर को मेंटेन करने के लिए काम होता है, वो वहाँ की कम्युनिटी वाले ही करते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। और मैं 28 की बात करूं तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन बना के लिखना था। 28 की बात करता हूँ, बताऊँ, इंडिया हैज़ वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया में बहुत बड़ा सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है वर्ल्ड का, इसको आपको सपोर्ट करना था। तो इसमें आपको क्या करना था, बेसिकली आपको रोड्स नेटवर्क के बेनिफिट बताने थे कि ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये सब बेनिफिट्स आपको रोड नेटवर्क बताने थे, और साथ में जो इंडिया के जो 2-3 बहुत बड़े रोड नेटवर्क्स हैं, जैसे क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर हो गया, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो गया, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हो गया। ये सब चीज़ों को थोड़ा सा आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिख देना था, ठीक है। सिंपल सी बात है यहाँ पर। ये क्वेश्चन भी ऐसे सॉल्व हो गया। अब मैप की क्वेश्चन, ठीक है। मैप की क्वेश्चन, पहला, लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका में सबसे बड़ी लार्जेस्ट कंट्री अल्जीरिया है, ठीक है। एन एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रीन फार्मिंग, ठीक है। बी, ए आप यहाँ पे अल्जीरिया बी यहाँ पे आप पैम्पास ऑफ अर्जेंटीना। मैप आप हमारे वीडियो देख लो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई, मैंने बहुत अच्छे से मेहनत की उस पर। अब मेजर सीपोर्ट सी, ठीक है। सी है एक मेजर सीपोर्ट, यानी सी, ठीक है। तो ये देखोगे आप, यहाँ ये जो चाइना है, चाइना से अलग है, यानी ये जो छोटा सा आइलैंड है ना, वहाँ पे है। और यहाँ पे है सिर्फ एक ही मेजर सीपोर्ट है, योकोहामा, YOKOHAMA, योकोहामा, जापान में है, ठीक है, जापान, ठीक है। और मैं डी की बात करूँ, शिपिंग कैनाल, ठीक है। डी, शिपिंग कैनाल, यानी अगर इस एरिया में कोई कैनाल की बात होगी तो वो पनामा होगा, ठीक है। और अगर इस एरिया में कोई बात होगी तो ये होगा स्वेज, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको, दो कैनाल्स के। एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डी, ई कौन सा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ई देखते हैं कहाँ पे है, फिर देखेंगे। ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी ये ऑस्ट्रेलिया है, ये जो ऑस्ट्रेलिया है इसके नीचे एक आइलैंड है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड आइसलैंड, वो आइलैंड है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। वो इसकी कैपिटल में है, यानी वेलिंगटन में,
वेलिंगटन, ठीक है। और मैं एफ की बात करूँ तो एफ क्या बोल रहा था, वेस्टर्न मोस्ट स्टेशन ऑफ फ्रांस, यानी वेस्टर्न मोस्ट सबसे वेस्टर्न जो टर्मिनल स्टेशन है नॉर्थ ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवेज का, उसका क्या नाम है, पर्थ, ठीक है, पर्थ, ठीक है। अगर मैं जी की बात करूँ तो जी में बोला गया था कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश तो ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील, यानी ये हो गया इतना, ये जो ऊपर का एरिया है ना ये है नॉर्थ अमेरिका, और इसका ये जो नीचे का एरिया ये है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। अगर मैं इंडिया का ऑस्ट्रेलिया मतलब एशिया का सबसे बड़ा देश बताऊं तो चाइना, ठीक है। अगर मैं पूरे दुनिया का सबसे बड़ा देश बताऊं तो रशिया, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। अब चलो हम इंडिया वाला मैप देख लेते हैं। इंडिया वाला मैप तो मुझे कराने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, बट फिर भी मैं करा देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है अ स्टेट विद द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, बिना देखे बिहार, ठीक है। 1 2 की बात करूँ, द ईस्टर्न मोस्ट सिटी ऑफ इंडिया हैविंग मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन। ईस्टर्न मोस्ट यानी इधर का सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट, तो यहाँ पे है ईस्टर्न मोस्ट में सबसे बड़ा जो सिटी है वो है गुवाहाटी। दूसरा GUWHATI गुवाहाटी, असम, ठीक है, असम की कैपिटल गुवाहाटी, जहाँ की पॉपुलेशन 10 मिलियन से ज़्यादा है, ठीक है। मैं बात करूँ द लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट, ठीक है। तीसरा सबसे ज़्यादा कॉटन कहाँ प्रोड्यूस हो जाती है, तो गुजरात, 3 गुजरात, ठीक है। मैं 4 की बात करूँ, ऑयल रिफाइनरीज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ऑयल रिफाइनरीज है, वो है राजस्थान के इस एरिया में, मथुरा, ठीक है। 4 मथुरा, ठीक है। और मैं 5वें की बात करूँ तो 5वां क्या बोल रहा है, कोल माइन लोकेटेड इन तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में एक ही कोल माइन है, ठीक है। उस कोल माइन का नाम क्या है, नावरली, ठीक है। तमिलनाडु ये है नावेली, ठीक है। और मैं उसके बाद बात करूं, ठीक है, मेजर सीपोर्ट इन उड़ीसा, ठीक है। मेजर सीपोर्ट इन उड़ीसा, सीपोर्ट कहाँ पे है, मेजर सीपोर्ट इन उड़ीसा, पारादीप नहीं, अरे पारादीप है, PARADIP, पारादीप, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो सकती है, एक बार आप देख लेना, ठीक है। 7 की बात करूँ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पंजाब, ठीक है। तो जहाँ पे इंटरनेशनल कोई भी एयरपोर्ट की बात आएगी अगर इंडिया में, तो वो जो वो स्टेट होगा उसकी कैपिटल होगी। जैसे अगर मैं पंजाब की बात हुई तो पंजाब में एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो है अमृतसर, ठीक है। अगर राजस्थान में अगर कोई बात है, अगर मेजर एयरपोर्ट इन राजस्थान, तो वहाँ का जयपुर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मेजर सीपोर्ट इन जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन जो बोला था ना, सिटी विथ मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन इन ईस्टर्न इंडिया, तो ईस्टर्न इंडिया में 10 मिलियन पॉपुलेशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह घुमा के मुंबई का पिछले वाले में पूछा था, तो मुंबई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे घुमा फिरा के पूछते हैं, ठीक है। तो आपको उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वीडियो कंप्लीट होती है यहाँ पे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।